हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो नॉर्सेट 5 का एग्जाम है, नॉर्सेट 5 का एग्जाम जो 17 सितंबर को होने वाला है, उसमें से आपके काफ़ी सारे जैसे डाउट्स अभी मेरे कमेंट सेक्शन में भी हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी या फिर उनसे जो रिलेटेड आंसर्स हैं वो आपको देने की कोशिश करूंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी ये डाउट है कि हम प्रीलिमिनरी के लिए क्या स्टडी करें या फिर हम मेन के एग्जाम के लिए क्या स्टडी करें, या फिर हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबके मन में जनरेट हो रहे हैं कि फिर या फिर हम मैम कोचिंग ज्वाइन करें या फिर हम कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हम टेस्ट सीरीज लें तो कौन सी लें, कैसे लें। तो सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब मैंने एग्ज़ाम अपना हमने एम्स का एग्ज़ाम दिया था, उस समय मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ताकि मैंने टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन की थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डेली किताब खोल के कोई बीच में एक ऐसा दिन आता है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज का हमें ये तो रहेगा कि हम उस एग्ज़ाम को देने के कम से कम उस डर से ही हम स्टडी तो करें। तो ये एक मेरा मकसद था, तो इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अदरवाइज अगर आप नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डेली अपना जो ये हमारी बुक्स हैं, जैसे टारगेट हाई बुक हो गई या फिर टर्निंग पॉइंट बुक होगी, इन बुक्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज कोशिश करें कि आपने कवर करने हैं। जितना प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज का करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम एफिशिएंट। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले तो जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं रिपीटेडली अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। तो माइंड में जितनी बार वो चीज़ें आंखों के आगे से निकलेंगी उतनी ज़्यादा हमें वो चीज़ें याद रहेंगी। देन इसके अलावा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तो हमारी नेगेटिव मार्किंग का जो स्कोप है, हम नेगेटिव मार्किंग जो करते हैं वो कम हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हम क्या होता है, देखिए पहली बार हम प्रैक्टिस करते हैं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर मैं 30 क्वेश्चंस भी गलत कर रही हूँ, रिमेनिंग अगर मेरे 70 क्वेश्चन है, मानो मैंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, बट मेरे रिमेनिंग 30 क्वेश्चन गलत हैं। तो 70 क्वेश्चन जो सही है उसमें से भी मेरे अगर 30/3 करके 0.3 करके भी हम तो अप्रॉक्सीमेटली 9-10 नंबर मेरे फिर से कम हो जाते हैं। और आपको ये चीज़ मालूम होगी या फिर जिन लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है कि जब सिलेक्शन होता है तो पॉइंट नंबर से बच्चों के रैंक आते हैं, जो वो पॉइंट नंबर से हम लोग रह जाते हैं सीट लेने से। तो ये गलतियां नहीं करनी है हमने एग्जाम में। एंड वन मोर थिंग, देखिए आज वैकेंसीज आ रही हैं, मे बी आने वाले और सालों में वैकेंसीज आती रहें, लेकिन उसके बाद वैकेंसीज आना बंद हो जाएं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमेशा बहुत सारे वैकेंसीज आएंगी। तो ये एक टाइम है जिस टाइम को हमने सेव करना है, जिस टाइम को हमने अच्छे से यूटिलाइज करना है, ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को। तो ग्रैब हम तभी कर पाएंगे अगर हम उस पर पॉजिटिवली वर्कआउट करेंगे। पॉजिटिव वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किताब खोल के बैठ जाओ और ढूंढते सोचते रहो कि मैं ये वाला मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो इन सब चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए हमें प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। हमें स्टडी का जो हमारा पैटर्न है वो ऐसा रहना चाहिए कि आज मैंने इतने आवर्स की सिटिंग दी है, अगले दिन भी कोशिश करूं उतने आवर्स की मैं सिटिंग दूं। कोशिश करना है अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। अगर आज मैं 6 आवर्स स्टडी कर रही हूँ, कल मैं 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, क्योंकि अभी जो टाइम है आज 18th है जैसे, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, तो 1 महीने का टाइम है। इसमें हमने अपनी थ्योरी भी पढ़नी है, हमने अपने प्रैक्टिकल जो थ्योरी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है, ताकि जो एग्जाम में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल के लिए रिक्वायरमेंट है। आप नर्सिंग ऑफिसर बन के क्लिनिकल एरियाज में जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड आएंगे। तो किताबी कीड़े नहीं बनना है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचना है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है हमने कोई चीज़ पढ़ी नहीं होती है, लेकिन हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारा जो कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग है, हम उस चीज़ को यूटिलाइज करके भी अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि जब आप एग्जाम में वहाँ पे एमसीक्यूज करें तो जो आपका एक टाइम यूटिलाइजेशन है, आपका जो अटेम्प्टेशन स्किल्स हैं वो आने चाहिए आप लोगों को। बिकॉज most of the students why they are not getting their seats and why they are not getting qualified, because उनका जो अटेम्प्टेशन है वही सही नहीं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी किया है, बहुत अच्छा कंटेंट स्टडी किया है, लेकिन उन्होंने अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप अगर स्टडी करेंगे, फिर डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एक अटेम्पटेशन भी इम्प्रूव होता है। आज मेरे में कुछ लैकिंग पॉइंट्स हैं, बाय डूइंग प्रैक्टिस मैं इम्प्रूव होंगी। तो ट्राई टू डू एटलीस्ट 200 MCQs ऑन डेली बेसिस। खुद को इवेल्युएट करें, बिकॉज सेल्फ इवेल्युएशन इज़ द बेस्टेस्ट इवेल्युएशन। आप खुद को इवेल्युएट करें, खुद की गलतियाँ निकालें, उसके बेसिस पे आप फर्दर अपने अंदर चेंजेस लाएं। आज मैंने ये गलती की है, कल मैंने ये नहीं करनी है। इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब आप अपनी गलतियों को खुद पहचानेंगे। कोई थर्ड पर्सन आके आपको नहीं बताएगा कि आपने ये मिस्टेक्स कर दी हैं, बिकॉज आप अभी छोटे बच्चे नहीं हैं। आप अब एक जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, ना कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए एज अ स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब आती है बारी कि हम बुक्स को कैसे स्टडी करें। देखिए, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज हैं हमारे पास अभी बचे हुए। तो हमने कैसे स्टडी करना है, आप अपना 10 to 12 आवर्स का, एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तो अब आपको देने ही पड़ेंगे। कम से कम 13 आवर्स एक्सटेंड कर लीजिए, 10 to 12 आवर्स अपना रखिए, स्टडी करना है। उसमें आपने अपना थ्योरी पढ़ना है। दिन में आप अपना थ्योरी पढ़िए। जैसे 3 घंटे अगर आपने थ्योरी कर लिया, अगले नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए MCQs के लिए दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप अपना एक गैप बनाइए, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को। तो आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर, और जैसे मानो आपने पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी स्टडी की है, तो कोशिश कीजिए MCQs भी उसी से रिलेटेड स्टडी करने हैं। इससे क्या होगा कि डबल, पहले आपने थ्योरी पढ़ी, फिर आपने उसी के MCQs किए, तो आपको जो डाउट्स हैं कुछ थ्योरी में रह गए होंगे, तो वो MCQs में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपने कोशिश करनी है। एंड जब भी स्टडी करना है, एक बिल्कुल रिलैक्स माइंड से स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि टेंशन लेके स्टडी करोगे, ना तो कुछ पढ़ा हुआ याद रहेगा, और आप अपना टाइम भी अलग से वेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी प्लस टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, अगर आप स्ट्रेस लेके स्टडी कर रहे हो। तो मेक श्योर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी फॉर योर एग्जाम, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। भूल जाओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है। क्यों? देखिए, अभी लास्ट ईयर जो नॉर्सेट 4 हुआ है, इसमें आप लोगों ने देख लिया, उन्होंने पहले अनाउंस किया कि हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डालेंगे। देन उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डालने के बाद एग्जाम में सडनली मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि बच्चों का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं हुआ है। तो एग्जाम क्वालिफाई ना होने का ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों का जो प्रैक्टिकल बेस है वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए हमारा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है हमारा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करने का, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। एंड अब बात आती है कि हम MCQs से प्रैक्टिस करें, लेकिन हम पढ़ें कहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी यही नहीं पता समझ आता है। उनको यही नहीं पता चलता है कि पढ़ना कौन सी बुक से है, कौन सी चीज़ कौन से बुक से पढ़नी है, तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है कि उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती है। अगर जब हम बोलते हैं कि सॉन्डर्स पढ़िए, एनक्लेक्स सॉन्डर्स पढ़िए, तो उनको उसमें लैंग्वेज में इशू आता है। तो देखिए, जो हम एनक्लेक्स सॉन्डर्स वाली बुक है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वाला एनक्लेक्स बुक। ये सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है इसमें दी हुई। तो आप इसको तो एटलीस्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको इश्यू आ रहा है, आप इसकी थ्योरी पढ़िए, साइड बाय साइड आप अपने इसी से रिलेटेड MCQs करिए, ताकि आपको लैंग्वेज में इतना ज़्यादा समझने में इशू ना आए। बाय द टाइम आप वो स्किल भी डेवलप कर लेंगे आप अपना, कि हाँ लैंग्वेज समझने में इशू नहीं आ रहा है, इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सॉन्डर्स की। तो जो सॉन्डर्स का मैंने जो एडिशन स्टडी किया था, मैंने फर्स्ट साउथ एशियन एडिशन स्टडी किया था, लेकिन मेरे पास PDF है 9th साउथ एशियन एडिशन के, 7th एडिशन के। तो अगर किसी को भी रिक्वायर्ड है, दे कैन आस्क मी, आई विल सेंड देम। तो मैं उनको ये सेंड कर सकती हूँ जिनको रिक्वायर्ड है, जिन्होंने अगर अभी पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग स्टडी करना है। अब जो हमारे पास ये वाली सॉन्डर्स की बुक है, एनक्लेक्स सॉन्डर्स ये वाली, इसमें से अब हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें से हमारे कौन कौन से टॉपिक, सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे। तो इसमें से जो हमने सबसे ज़्यादा स्टडी, सबसे पहले हमारे इसमें डिवाइडेड है पोर्शंस हमारे पास। हम इसमें पढ़ते हैं ये फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, हमारा इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। देन उसके बाद फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद इसमें हमारा ये मैटर्निटी भी है, OBG ऑब्स एंड गाइनी है। देन हमारा पीडियाट्रिक्स है, इसमें पीडियाट्रिक्स भी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है और काफ़ी सारा दिया हुआ है।
तो अगर हम इसमें से पीडियाट्रिक स्टडी कर लेते हैं तो हमें किसी और बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो पीडियाट्रिक सेक्शन है वो वीक है, और एग्जाम में जब पीड्स के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो पीडियाट्रिक्स आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स आप लोगों ने इस बुक में से हमारा मेडिकल सर्जिकल भी आप यहीं से स्टडी कर सकते हैं। देन हमारा जो साइकाइट्री है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो यू कैन ऑल्सो स्टडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम दिस बुक। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपने क्या क्या स्टडी करना है, ड्रग्स का प्लीज़ एक अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन सा फूड अवॉइड करना है, पेशेंट रिलेटेड थेरीज जो हम पेशेंट पे थेरेपीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो आपने उससे रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़िएगा कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सी थेरेपी यूज़ करनी है, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे काफ़ी, जैसे थोड़ा सा बुक का वो है, फट गई है बेचारी, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये पेशेंट इस यहाँ पे पूरी थ्योरी दे रखी है, थ्योरी को अच्छे से स्टडी कीजिए। देन थ्योरी के बाद हमारे एमसीक्यूज़ भी हैं इसी से कम 20 एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, 10, 20, 15 एमसीक्यूज़ दे रखे हैं। एमसीक्यूज़ को स्टडी करना है, साथ में उनके रैशनल्स हैं। आप अगर एक बार रैशनल स्टडी करेंगे तो आप एक चीज़ देखना कि आपको इसमें टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज लिखा है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या ट्रिक अपनाया। जब हमें वो ट्रिक समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है जो रोक सकता है एग्जाम क्लियर करने से। तो इस बुक को स्टडी कीजिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। अब बात है कि प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है या फिर मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए भी यही बुक आप पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए भी, बिकॉज प्रीलिम्स में आपके बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। तो वो प्रीलिम्स एक मोड है आपको फर्दर उसके एंट्री के लिए। तो प्रीलिम्स में भी इसी से क्वेश्चंस आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज आप बुक कोई भी उठाओ सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे, डिजीज कंडीशंस विल रिमेन सेम, बट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें। अच्छे सोर्स से पढ़ने से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप होगा। तो ये चीज़ हमें खुद को समझनी है कि हमें एक अच्छे सोर्स से पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस बुक के रैशनल्स को स्टडी कीजिए कि उसने क्या बोला है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किस तरीके से उसने स्टडी करने के लिए बोला है। जब आपको वो चीज़ें, वो ट्रिक्स, वो स्ट्रेटजीज आ जाएंगी ना, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में बाय द टाइम स्टैंडर्ड इज़ गोइंग टू रेज, स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, और जब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी टफ होने वाला है, ट्रिकी होने वाला है। तो उस ट्रिकी एग्ज़ाम पैटर्न को डील करने के लिए हमें भी थोड़ा ट्रिकी वे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को अगर हमने टैकल करना है तो जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ, प्लीज़ रैशनल्स अच्छे से स्टडी करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अदर देन दैट मेरे पास एक और बुक है, ये है मॉस्बी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो आप इसको मेन एग्जाम के लिए स्टडी कर लीजिएगा, बट प्रीलिम्स के लिए सॉन्डर्स एंड क्लेक्स ही पढ़िए। 9th एडिशन का पीडीएफ मेरे पास है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो हिचकिचाना नहीं है, फ्रीली आप पूछ सकते हैं। देन इसके अलावा आपकी जो ये सॉन्डर्स एंड क्लेक्स की बुक है, इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसमें फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग नहीं दिया है। तो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पढ़ने के लिए आपने PR यादव का सेकेंड पार्ट आप पढ़ सकते हैं, उसमें थ्योरी दी हुई है। देन फर्स्ट पार्ट ऑल्सो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ने बैठेंगे ना, तो PR यादव को तो आप एक हफ्ते में या 5 to 7 डेज में ख़त्म कर दो, आराम से ख़त्म कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है PR यादव को पढ़ना, बहुत सिंपल बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है, अच्छे से पढ़ सकते हो आप। एंड देन इसके अलावा अगर आपने MCQs और ज़्यादा स्टडी करने हैं, बिकॉज मैं बार बार यही बोल रही हूँ, MCQs पढ़िए MCQs पढ़िए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो आप थ्योरी पे इतना ज़्यादा अगर आप नहीं कमांड कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट MCQs पे चले जाइए। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो है आपकी
टर्निंग पॉइंट एक बुक है, अमेजोन से आप मंगवा सकते हो। एंड ई सॉन्डर्स की बुक भी आप अमेजोन से मंगवा सकते हो। PR यादव भी उस पर अवेलेबल है, टर्निंग पॉइंट भी उस पर अवेलेबल है, तो आप ये सारी बुक्स वहाँ से ले सकते हो। बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग लाइक अफोर्डेबिलिटी इशू, क्योंकि ये एनक्लिक सॉन्डर्स काफ़ी कॉस्टली आती है, 2-2,500-3,000 की बुक है, तो जिनको अफोर्डेबिलिटी इशू है वो मेरे से इसका PDF ले सकते हैं। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, देन आप उसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिए या फिर डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। तो इसका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो आपने स्टडी करना है वो आप अपना PR यादव से स्टडी कर लीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एंटेंगल कंटेंट नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं। एंड देन इसके अलावा जैसे एग्जाम में पहले ही बोला गया है कि 20 मार्क्स के आपको ये मिसलिनियस क्वेश्चंस लाइक आपका GK या फिर आपका करंट अफेयर्स या फिर आपका एप्टीट्यूड आने वाला है, तो आप वहाँ से स्टडी कीजिए। उनको डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर दीजिए, 45 मिनट्स का टाइम, 30 to 45 मिनट्स का टाइम दीजिए, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इट इज़ अ स्कोर गेनिंग पोर्शन। तो इस पोर्शन को स्किप नहीं करना है आपको, पक्का आपका सिलेक्शन दिलवाएगा ये पोर्शन। 80 क्वेश्चन नर्सिंग वाले सभी बच्चे करेंगे, लेकिन सीट वही लेके जाएंगे जो ये रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका नर्सिंग के 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सही हैं तो आपके स्कोर को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से देखिए, फोकस कीजिए जो मैंने आपको बोला है, एंड प्लीज़ रिमेन कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़ एंड ट्राई टू यूज़ ऑथेंटिक सोर्सेज। अच्छा सोर्स पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।